गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम गुप्त प्रशासन का नेक्स्ट ट्राइब्यूटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ट्राइब्यूटरी का मतलब है सहायक प्रणाली। जो गुप्त शासक थे, प्रत्येक गुप्त शासक का अपना एक अलग सिस्टम था, एक अलग तरह की शासन करने की नीति थी। ट्राइब्यूटरी सिस्टम भी इसी का एक भाग था जो समुद्रगुप्त के समय शुरू हुआ। आप जो कवर पेज पर जो इमेज देख रहे हैं, ये भी समुद्रगुप्त की है जो सिक्कों पर अंकित है। हम ट्राइब्यूटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले समुद्रगुप्त ने ट्राइब्यूटरी सिस्टम में दक्षिणापथ की विजय करी, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने से जो साम्राज्य प्राप्त किया वह सीमित था। समुद्रगुप्त बहुत महत्वाकांक्षी व पराक्रमी सम्राट था। समुद्रगुप्त की नीति दिग्विजय व भारत का राजनीतिक एकीकरण करने की थी। इसलिए उन्होंने आते ही इस कार्य में लग गए। समुद्रगुप्त की विस्तृत जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन समुद्रगुप्त के ही सेनानायक थे और प्रयाग प्रशस्ति में सभी विजित राजाओं की नामावली हमको मिलती है। दक्षिणापथ की विजय में समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की विजय के लिए अभियान शुरू किया। दक्षिण के राजाओं से समुद्रगुप्त केवल अपना स्वामित्व और प्रभुत्व स्वीकार कराकर संतुष्ट हो गया, क्योंकि समुद्रगुप्त ये भली भांति जानते थे कि नवनिर्मित साम्राज्य पर इतना प्रेशर ठीक नहीं है, और चूंकि पाटलिपुत्र में रहकर वह सुदूर दक्षिणापथ के राज्यों पर शासन कर भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने धर्म विजय की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार वहां के पराजित राजाओं से समुद्रगुप्त ने अपनी अधीनता स्वीकार कराई और उन्हें यथावत अपने राज्यों में कायम रखा और उनसे भेंट व राजस्व आदि लेकर संतुष्ट हो गए। दक्षिणापथ के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने परास्त किया, जिसमें कौशल के महेंद्र, महाकांतर के व्यग्रराज, कोराल के मंटराज, पेष्टपुर के महेंद्रगिरी, कोट्टर के स्वामीदत्त, एरंडपल के दमन, कांची के विष्णुगोप और अवमुक्त के नीलराज, वेंगी के हस्तिवर्मन, पालक के उग्रसेन, देवराष्ट्र के कुबेर और कौस्थलपुर के धनंजय। ये जो सारे दक्षिणापथ के राजा थे, जिन पर डायरेक्ट समुद्रगुप्त ने शासन नहीं किया, बल्कि इनसे भेंट व उपहार लेकर अपना कार्य किया। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में इस नीति के लिए राजग्रहण मोक्षानुग्रह शब्द का प्रयोग किया है। इस नीति के 3 अंग है: ग्रहण मोक्ष यानी जीतकर भी मुक्त करना, और अनुग्रह यानी मुक्ति के पश्चात सम्मानित करना। समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को पराजित करके इनके राज्य छीने नहीं और उन्हें लौटा दिए। फिर है सीमांत राज्यों और गणराज्यों पर विजय। आर्यावर्त और दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त की विजयों ने सीमांत राज्यों और गणराज्यों को भयभीत कर दिया और उन्हें बिना युद्ध के उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। वे समुद्रगुप्त के प्रचंड शासन को सर्व कर यानी सभी प्रकार के वार्षिक कर, दान यानी उपहार, आज्ञाकरण यानी आज्ञा पालन करते हुए और प्रणाम आगमन यानी राजसभा में आकर प्रणाम या अभिवादन करना से परितुष्ट करते थे। सर्व कर, दान, आज्ञाकरण, प्रणाम आगमन
पारिशोधित प्रचंड शासनस्य। इनमें 5 राज्य समतट, दवाक, कामरूप, नेपाल और कर्तपुर थे, जिसमें समतट गंगा के मुहाने क्षेत्र पर स्थित था, दवाक ढाका के आसपास भूमि या आसाम के नवगाम जिले में स्थित डबोक था, कामरूप आसाम था, नेपाल और गढ़वाल और रुहेलखंड का क्षेत्र कर्तपुर था। उसके बाद इसी क्रम में समुद्रगुप्त ने 9 गणराज्यों को विजित किया। इन 9 गणराज्यों में मालव, अर्जुनायन, योधे, मद्र, आभीर आदि मुख्य थे और इनके अलावा प्रार्जुन, सनकानी, काक, खरपरी ये भी इन शासकों को भी उन्होंने परास्त किया। पड़ोस के विदेशी राज्य थे, उन्होंने इनके प्रभाव को स्वीकार किया। समुद्रगुप्त के पराक्रम और यश का सूर्य ऐसा चमका कि पड़ोस के विदेशी शासकों ने भी उसकी तेजस्विता को अनुभूत किया और समुद्रगुप्त से अधीनस्थ भाव में मैत्री संधि कर ली। इन विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त के वर्चस्व को स्वीकार कर 4 शर्तें मान ली। पहला था आत्मनिवेदन, यानी गुप्त सम्राट के सामने स्वयं प्रस्तुत होना, कन्योपायन यानी अपनी राजकुमारियों को गुप्त वंश में विवाह हेतु प्रस्तुत करना, दान यानी उपहार भेजना और गरुड़तम दड़क यानी गुप्तों के गरुड़ चिन्ह से अंकित आज्ञा पत्रों का स्वीकार करना। इन शर्तों से मालूम होता है कि समुद्रगुप्त और पड़ोस के विदेशी राज्यों में बराबर का मैत्री संबंध नहीं था, बल्कि विदेशी राज्य समुद्रगुप्त के अधीन मित्र थे। जिन विदेशी राज्यों ने उपयुक्त शर्तें स्वीकार करी उनमें थे देवपुत्र शाही शाहानुशाही, ये उत्तरवर्ती कुषाणों की शाखा थी जो किदार कुषाणों के नाम से जानी जाती थी और पश्चिमोत्तर भारत में पुरुषपुर या पेशावर से राज्य कर रही थी। दूसरे थे शक मुरुंड, यानी पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप। कुछ विद्वान शकों एवं मुंडों को भी अलग अलग मानते हैं। फिर है सिंघल द्वीपवासी। सिंघल द्वीपवासी समुद्र के पराक्रम से आतंकित होकर भारत के पड़ोसी सिंघल तथा अन्य द्वीपों के शासकों ने भी गुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चीनी स्रोतों से मालूम होता है कि समुद्रगुप्त का समकालीन लंका का राजा मेघवर्ण था। मेघवर्ण ने 2 भिक्षुओं को बोध गया भेजा, किंतु उनके ठहरने और भोजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अतः मेघवर्ण ने बहुत से उपहारों के साथ अपना दूत मंडल गुप्त सम्राट के पास भेजा और बोध गया में लंका के यात्रियों के लिए एक विहार बनवाने की अनुमति समुद्रगुप्त से मांगी, जो स्वीकार कर ली गई। तो इस प्रकार सिंघल तथा अन्य द्वीपों के साथ भी समुद्रगुप्त के घनिष्ठ संबंध रहे। तो कहने का अर्थ है कि समुद्रगुप्त महान कूटनीतिज्ञ था। उसने अपनी कूटनीतिज्ञता को परिचय देते हुए ही अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए। उसने देश काल के अनुकूल ही भिन्न भिन्न नीतियों का अनुसरण किया और राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। आर्यावर्त में उसने उन्मूलन और प्रस्बोधरण की नीति का पालन करते हुए उस क्षेत्र के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि वह जानता था कि पाटलिपुत्र में रहते हुए इन पर वह आसानी से शासन कर सकता था। परंतु दक्षिणापथ में उसने जो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, उसमें उसने इन पर अधिकार नहीं किया, बल्कि उनको मुक्त कर दिया। सीमावर्ती शासकों से उसने अपनी अधीनता स्वीकार करी और विदेशी राज्यों के साथ भी समुद्रगुप्त ने घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। समुद्रगुप्त एक काव्य निपुण व्यक्ति भी था। उसकी जो सिक्कों पर भी समुद्रगुप्त की मूर्ति अंकित है, जो इसको कला और साहित्य का मर्मज्ञ भी
सिद्ध करती है। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त का ने जो ट्राइब्यूटरी सिस्टम चलाई, सहायक प्रणाली चलाई, वह उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिणाम थी और वह एक तरह से सफल हुई। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। धन्यवाद।